2020 संविधान ज्ञान चर्चा जो लॉकडाउन से शुरू हुई थी वो लगातार अनवरत जारी है। प्रत्येक सोमवार को महत्वपूर्ण एपिसोड रहता है। आज पुनः आरबीएम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से सोमवार संविधान ज्ञान चर्चा में सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आचार्य परम आदरणीय किशोर बौद्ध साहब तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी प्रदेश संयोजक, अध्यक्ष, मंडल, जिले तथा पूरे देश भर से जुड़े हुए सभी आरबीएम के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में, संविधान ज्ञान चर्चा के इस लगातार चल रहे एपिसोड में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए आज मैं बताना चाहूँगा कि आज के वेबिनार संविधान ज्ञान चर्चा की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आदरणीय एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम साहब कर रहे हैं। मैं उनसे बिना किसी देर के चाहूँगा कि हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु अनुग्रहित करें आदरणीय एडवोकेट गौतम साहब। जी मानवर, आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं प्लीज। जी, बहुत बहुत साधुवाद। सभी सम्मानित साथियों, हमारे द वन एंड ओनली स्पीकर, हमारे गाइड, हमारे संविधान विशेषज्ञ आदरणीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब हर एपिसोड में किसी न किसी विशेषता को लेकर के आते हैं, आर्टिकल को लेकर के आते हैं और जुड़ी हुई खासियतों को बताते हैं। आज पुनः हमारे साथ वे हैं, तो मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता हूं आदरणीय आरसी धीमान साहब, हमारे स्पीकर, हमारे संविधान ज्ञानकर्ता के विशेषज्ञ आए और अगले एपिसोड जहां पिछला समाप्त हुआ था वहां से आगे क्रम को बढ़ाने का कष्ट करेंगे। आदरणीय आरसी धीमान साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष सोनवानी जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर। ए आसो, वहां से देखो एक बुक होगी, सॉरी कॉपी, मेरी वाली संविधान ज्ञान चर्चा लिखता हूँ कवर्ड वाली। सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। अच्छा, आवाज साफ आ रही है? यस सर। ओके। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संवैधानिक वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार तथा विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के, जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं।
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माने धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी, प्रदेश प्रभारी दिल्ली आरबीएम, और संचालन कर रहे माननीय अशोक सोनवानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छत्तीसगढ़ आरबीएम। और भारत देश के अंदर से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक उपासिकाओं एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 193 तक चर्चा हो चुकी है और अनुच्छेद 194 पे आज चर्चा होनी है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 में विधान मंडल के सदन और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार के संबंध में बताया गया है। ये कुछ स्पेशल पावर्स हैं और कुछ स्पेशल जो है उनके लिए प्रोविजंस किए गए। किनके लिए प्रोविजंस किए गए? विधानमंडल के सदन और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार बताए गए। तो अनुच्छेद 194(1) में यह बताया गया है कि इस संविधान के प्रावधानों और विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में भाषण की स्वतंत्रता होगी। यानी कि विधानमंडल के अंदर या समितियों के अंदर राइट टू स्पीक की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी। तो बोलने की आजादी और उस बोलने की आजादी को कंडीशनल रखा गया है। पहली कंडीशन क्या है कि सदन के अंदर कोई भी सदस्य स्क्रीन चला गया सर। देखता हूँ, पता नहीं क्यों चला गया। ज्वाइनिंग करता हूँ। खैर, जब तक मैं बता रहा हूँ, तो जो है, जो सदन होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के अंदर
यानी विधानसभा के अंदर सदस्यों को बोलने और समितियों के अंदर बोलने और अन्य व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। राइट टू स्पीक की बात है, ये सदन में बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे नहीं तो सदन चलेगा कैसे। सदन को चलने के लिए जरूरी है कि वो बोले, और अगर उन्हें बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी, बात बात में उनके स्टेटमेंट को पकड़ के उनके विरुद्ध एफआईआर करी जाए और फिर वह मामला अदालत में चले, तो फिर भयग्रस्त सदस्य सदन में बोलने से घबराएंगे। कोई भी बात ऐसी सदन में निकल गई जो विधि विरुद्ध है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मान लीजिए आपराधिक मामला बनता है या कोई भी अन्य मामला बनता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उन पर मुकदमे लग जाएंगे और फिर वो न्यायिक कार्रवाई को चक्का लगाएंगे। तो ऐसे सदस्यों को सदन में कुछ विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, कुछ विशेष शक्तियां दी जानी चाहिए। तो वह विशेष अधिकार क्या है? वो विशेष अधिकार यही है कि आप सदन में बोलिए, परंतु परंतु भारत के संविधान के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए उसको फॉलो करते हुए बोलिए। सदन में बोलना तो है, परंतु संविधान के अंदर जो प्रोविजंस दिए हैं उनको पालन करते हुए बोलना है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी ये है कि विधानमंडल के द्वारा विधानसभा को चलाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों का भी पालन करना होगा और जो स्थायी आदेश हैं उनका भी पालन करना होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 एक के अंदर विधानमंडल के सदन के अंदर जो सदस्य हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु उनको बोलने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो भारत के संविधान के अंदर जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करते हुए बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। और विधानमंडल को चलाने के लिए जो प्रक्रिया विधि बनाई गई है, प्रक्रिया के नियम बनाए गए हैं, उनको भी फॉलो करना होगा। तो अनुच्छेद 194 एक के अंदर सामान्य रूप से यह बात समझी जा सकती है कि विधानमंडल के अंदर जो सदस्य हैं उनको कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए भाषण देने की स्वतंत्रता यानी राइट टू स्पीक दिया गया। और देखता हूँ कि जो क्यों नहीं चल रहा है, चलेगा, समस्या होगी। खैर दूसरे पॉइंट पे आते हैं।
पहला पॉइंट निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये फिर से स्टार्ट हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 दो के अंदर विधानसभा में या समितियों में, विधानसभा के अंदर या समितियों के अंदर किसी भी बात को या कोई भी मत जब कोई सदस्य देता है तो उस सदस्य को जो दिए गए स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में कोई कमी निकाल के उसके विरुद्ध कोई भी अदालत में कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि न्यायिक कार्रवाई से उसके वक्तव्य को संरक्षित किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है कि यू आर अलाउड टू स्पीक हियर फ्री होकर आप अपनी बात कहिए। और बात कहते समय अगर कोई व्यक्ति की भावना आहत हो जाती है जनमानस में या कोई अन्य विधि का उल्लंघन प्रदर्शित होता है या कोई भी ऐसी बात जिसके आधार पर उस माननीय सदस्य के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा लगाया जा सकता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा नहीं लगेगा अगर वह स्टेटमेंट उसने सदन के अंदर दिया है। अगर जो है सदन के अंदर सदन का सदस्य स्टेटमेंट देता है तो उसके स्टेटमेंट के आधार पर, उसकी बात के आधार पर, उसके व्यू के आधार पर भारत के किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी जो सदन के अंदर बोला है, सदन के अंदर। तो ये तो बात हुई उन के लिए जो सदन के सदस्य हैं, परंतु जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं और वह सदन में बोलते हैं तो जब वह सदन के सदस्य नहीं है व्यक्ति है और बोलते हैं, आमंत्रित है या जो कंडीशन है उनकी उसमें सदन के अंदर स्टेटमेंट देते हैं या किसी समिति में स्टेटमेंट देते हैं तो उनके विरुद्ध भी भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके से अनुच्छेद 194(2) विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा में दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर या किसी समिति में दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर न्यायिक कार्रवाई से बचाता है, संरक्षित करता है। और न केवल जो है वह सदस्यों को न्यायिक कार्रवाई से बचाता है
उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो वो उसी प्रकार से वह अन्य व्यक्तियों को भी प्रोटेक्ट करती है। अगर सदन में कोई स्टेटमेंट दिया, कोई बात कही, कोई बात कैसे कही जाती है, मुंह से बोल के कही जाती है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी कही जाती है, जैसे कि न्यायालय के अंदर जो रिटन आर्गूमेंट जमा कर दिया जाता है, लिखित बहस के लिए। तो राइट टू स्पीक के अंदर ये भी आते हैं, डॉक्यूमेंट भी आते हैं, रिपोर्ट भी आती है, कागज भी आते हैं, कोर्ट भी आता है। ये सभी कार्रवाइयों या प्रकाशन है, इन सभी कार्रवाइयों को यदि सदन में किया जाता है तो उस कार्रवाई के विरुद्ध जो है किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कोई चाहे कि हम इस मामले को लेकर के अदालत में कार्रवाई करते हैं, सदन में इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि मेरी भावना को आहत करे। तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि किसी भी देश के अंदर 3 प्रकार के अंग होते हैं। संविधान द्वारा 3 अंगों का सृजन किया जाता है। एक विधायिका है, दूसरी कार्यपालिका है और तीसरी न्यायपालिका है। विधायिका को विधि बनाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान तो करनी होगी, तभी तो वो विधि बना पाएगी। विधि बनाने के लिए वहां पर वक्तव्य देना है, बहस होनी है, लॉजिक के आधार पे, तर्क के आधार पे, कल्याण के आधार पे, साइंटिफिक दृष्टिकोण के आधार पे, देश की समता, स्वतंत्रता, अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इन सब बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत के व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए पार्लियामेंट में और विधानसभा में बहस होती है। बहस करते समय होता क्या है, कभी कभी कुछ भी निकल जाता है आर्गुमेंट करते समय, लेकिन जो तर्क की कसौटी पे खड़ी बात है, बिल्कुल तर्क की कसौटी पे बिल्कुल सच बात निकालनी है, तो वहां पर तर्क होना बहुत जरूरी है, बहस होना बहुत जरूरी है। और बहस के दौरान किस सदस्य ने क्या कहा, उस आधार पर अगर जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो बहस नहीं होगी। और सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक अगर बहस नहीं कर पाएंगे तो एक अच्छा कानून नहीं बन पाएगा। इसलिए विधान मंडल में अन्य सदस्यगणों को अपनी बात कहने का की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और अन्य सदस्यों को भी विधानमंडल में उसी प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की गई है जिस तरीके से सदन के सदस्य जब सदन में बोलते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अन्य सदस्य भी अगर अन्य व्यक्ति भी अगर वहां पर बोलते हैं तो उन्हें भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। परंतु ये जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसका भी एक वो भी शर्तों के दिन कुछ भी नहीं बोले। इतना तो ध्यान रखो कि संविधान के अंदर जो प्रोविजंस है उसके विरुद्ध नहीं बोले, संविधान के विरुद्ध नहीं बोले। और जो विधानमंडल के जो नियम, जो प्रक्रियाएं हैं उसके विरुद्ध उनका ध्यान रखते हुए, इन दोनों बिंदुओं का ध्यान रखते हुए सदन के अंदर आपको फ्री होकर जो है अपने वक्तव्य देने की स्वतंत्रता प्रदान है। यदि आप से कोई बोलते समय चूक हो जाती है तो उस चूक के आधार पर
भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई नहीं होती। कोई न्यायालय में जो है आपको पक्ष के लिए उत्तर लाएंगे। तो ये जो है अनुच्छेद 194 तो हो गया। विधायिका को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई ताकि वह स्वतंत्रता पूर्वक विधि बना सके। न्यायपालिका को भी न्याय करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में उन्हें संविधान में प्रोटेक्शन प्राप्त है। उनके वेतन भत्ते सब स्पेशल निधि में है, घटाए नहीं जा सकते कि भाई जो है अगर वेतन भत्ते उनके जो है सदन के विशेष प्रोविजन के अंतर्गत न रखे जाए तो फिर वो वहीं से कंट्रोल हो जाएंगे। जुडिशरी को कंट्रोल किया जा सकता है, स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। फिर वो विधायिका और कार्यपालिका के हाथ के अंदर जो है आ सकती है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए जरूरी है कि उनके वेतन भत्ते इत्यादि विशेष निधि में रखे गए, विशेष प्रोविजंस के अंदर रखे गए, नहीं किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात है न्यायपालिका के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। पता चला 2 लाख 10 लाख लोग न्यायपालिका के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने पहुंचे तो फिर वो काम कैसे करेगी, है? तो उसे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए जरूरी है कि उसके विरुद्ध जो है किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जा सके। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना काफी जो है शक्ति न्यायालय को प्रदान की गई। कोई इनडिसिप्लिन ना हो, इस तरीके से न्यायपालिका को भी स्वतंत्र रखा गया है। विधायिका को भी काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और कार्यपालिका कार्यपालिका तो सभी विधियों को एग्जीक्यूट करती है, वो तो बिल्कुल फ्री हैंड है। उसके हाथ में एक कार्यपालिका के हाथ में तलवार है, वह उस तलवार से न्याय करती है, विधियों का जो है क्रियान्वयन करती है और कुछ हद तक विधियों का निर्माण भी करती है। तीनों ही शक्तियां उसमें है और वह न्याय के उद्देश्य से विधियों को जो है लागू करती है और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करती है। न्याय का मतलब इसलिए है क्योंकि कई ट्रिब्यूनल्स ऐसे हैं और बहुत सारे जो है एग्जीक्यूटिव्स हैं जो नहीं कार्य भी करते हैं, ये गलत विषय है। इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि वह स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय कर सके। और फिर भी अगर कोई न्यायाधीश जो है सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं करते हैं और जो है संविधान के प्रोविजंस के विरुद्ध काम करते हैं और देश की संसद के अंदर फिर उनके विरुद्ध आरोप लगा करके उठाया भी जा सकता है। बस परंतु कदाचार के मामले जो आते हैं, भ्रष्टाचार के मामले, उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो सुपरमेसी ऑफ लॉ है, संविधान से बड़ा ना न्यायाधीश है और ना एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति है और ना प्रधानमंत्री है और ना जो कोई नहीं, सब संविधान के दायरे में संविधान संप्रभुत्व संपन्न है, सुपरमेसी ऑफ लॉ। तो यहाँ पर ये बात बताना जरूरी है कि आखिर अनुच्छेद 194 को यहाँ पर रखा है क्योंकि फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला। और अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 194(3) के ऊपर। एक 194(3)
पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि अन्य मामलों में किसी राज्य के विधानमंडल के सदन की और ऐसे विधानमंडल के सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्नतियां ऐसी होंगी जो समय समय पर परिभाषित की जा सकती है। मतलब जो अनुच्छेद 194 में उनको शक्तियां दी गई है सदस्यों को और विशेषाधिकार दिए गए हैं, कुछ उन्नतियां दी गई है, जैसे कि कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी आपके लिए, तो इनको समय समय पे परिभाषित करना पड़ेगा कि जो आपने शक्तियां दी गई है उसको डिफाइन भी करिए, कौन कौन सी शक्ति दी गई है, एब्सोल्यूट नहीं है। विशेषाधिकार कौन कौन से, इसको भी डिफाइन करना होगा, कौन कौन सी, इसको भी डिफाइन करना होगा, और यह कानून द्वारा ही डिफाइन होगा और विधायिका द्वारा ही किया जाएगा। और जब तक विधायिका द्वारा जो है इसको डिफाइन नहीं किया जाता है तो 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 26 लागू होने से ठीक पहले होगी, तो व्यवस्था फिर वो होगी जो 40वें संविधान संशोधन से पूर्व थी। यानी कि यहाँ पर जो विधि है वह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद 194(3) का उद्देश्य यह है कि क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी कैसे होगी? क्लियरिटी एक एक जो शब्द है उसको परिभाषित किया जाए। कौन कौन से शब्द? 2-3 शब्द मैंने बताया, विशेषाधिकार है, शक्तियां हैं, जो विशेष मुक्तियां हैं, इनमें जो भी चीजें प्रोवाइड की गई वह क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट। कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पता चला भ्रम बना हुआ है। भ्रम की स्थिति में तो विधि का शासन चल ही नहीं सकता, क्योंकि भ्रम की स्थिति वह स्थिति है जिसमें सड़क के चौराहे पर खड़े हो गए, कभी पूरब जाना है कभी पश्चिम जाना है, कभी दक्षिण जाना है, कोई दक्षिण चला गया, कोई पूरब चला गया, कोई पश्चिम चला गया, यह अवस्था भ्रम की अवस्था है। इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि सीधा जाना, जिधर भी जाना क्लियर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल साफ। इस उद्देश्य से यहाँ पर परिभाषित करने के लिए बात कही गई है कि उनके विशेषाधिकार, उनकी उन्नतियां और शक्तियों को डिफाइन किया। अब चलते हैं अनुच्छेद 194(4) में। तो अनुच्छेद 194(4) ये कहता है कि खंड एक का मतलब अनुच्छेद 194(1) और अनुच्छेद 194(2) और अनुच्छेद 194(3) के प्रावधान उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जिन्हें इस संविधान के आधार पर सदन की कार्रवाई में बोलने अथवा भाग लेने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 194 के अंदर एक में जो माननीय सदस्यों को सदन में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है संवैधानिक प्रोविजंस के दायरे में, और 2 के अंदर अनुच्छेद 194(2) के अंदर उन्हें न्यायिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा। और तीसरा डिफाइन करना है, परिभाषा है। ये तीनों ही 1, 2, 3 का तीनों का जो लाभ विधानमंडल के सदस्य को मिल रहा है वो सारा का सारा तीनों लाभ उन व्यक्तियों को भी मिलेगा
जो विधानमंडल की कार्रवाई में संविधान के अनुसार भाग ले रहे हैं और संविधान के अनुसार बोल रहे हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ असेंबली नहीं है, वो सदन का सदस्य नहीं है, परंतु वह संवैधानिक प्रोविजंस के अनुसार उस सदन के अंदर अपना वक्तव्य दे रहा है, उस की कार्रवाई में भाग ले रहा है, उन व्यक्तियों को उसी तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा जिस तरीके से सदन के सदस्यों को प्रोटेक्शन मिलता है, संविधान दे रहा है। ये बात जो है अनुच्छेद 104 में स्पष्ट कर दी गई है। अगर अनुच्छेद 104 में यह बात स्पष्ट नहीं करी जाती तो माननीय सदस्य महोदय के द्वारा तो जो वक्तव्य दिए जाते हैं उसमें उनको न्यायालय में उतने वक्तव्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, प्रोटेक्शन मिल जाता। तो अन्य सदस्यों को न्यायालय में उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर उत्तरदायी ठहराया जा सकता था, क्योंकि उनके संबंध में प्रोविजन नहीं होता। इसलिए अनुच्छेद 104 में यह प्रोविजन कर दिया गया एंड बोथ आर प्रोटेक्टेड, दोनों ही प्रोटेक्ट हो गए। न्यायपालिका के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है वो, और अब आराम से सदस्य और व्यक्ति सदन में भारतीय संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लक्ष्य से यह सदन में जो वक्तव्य की बात है, यहाँ उसी प्रकार से सदस्यों और व्यक्तियों के मामले में जब समितियों में वह बोलेंगे तो उसी प्रकार से उन्हें अनुच्छेद 194 अनुच्छेद 194 अनुच्छेद 194 का लाभ मिलेगा और जानकारी। ठीक, यहाँ पर यह अनुच्छेद 194 समाप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल था 194, इसलिए मैंने इसको विशेष तौर से स्पेशल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि राइट टू स्पीक जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में है वह भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) के अंदर जो राइट टू स्पीक यानी फ्रीडम ऑफ स्पीक जो प्राप्त है वो भारत के नागरिकों को प्राप्त है, और वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ प्राप्त, कुछ शर्तों के साथ प्राप्त है। वो अबाध रूप से नहीं प्राप्त है कि हम जो चाहें बोले, कुछ भी बोले, संविधान ऐसी इजाजत नहीं देता। और वहाँ रिस्ट्रिक्शंस, अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, व्यक्ति बोलता है, तो उसके विरुद्ध न्यायालय में उसे उसके वक्तव्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, उस पर न्यायालय में कार्रवाई होगी। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वायलेशन अगर करता है, जो उस पर निर्बंधन लगाए उनका वायलेशन करता है, तो फिर यही आर्टिकल 91(a) जो है सदन में बोलने से उन्हें कमजोर कर, इसलिए सदन में उनको केवल सदन के अंदर उनको ये शक्ति प्राप्त 194 1, 2, 3 और 4 की। सदन के बाहर जैसे ही जो है दरवाजे से बाहर उस प्रक्रिया से बाहर आते हैं माननीय सदस्य महोदय,
और वह कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो अनुच्छेद 19 एक के अंदर जो निर्बंधन है उनका वायलेशन करता है, तो फिर उनको माननीय सदस्य महोदय हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको न्यायालय में उसके वक्तव्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उस पर मेरी कार्रवाई होगी। और कोई व्यक्ति अगर सदन के बाहर वक्तव्य देता है तो उसके विरुद्ध जो निर्बंधन के विरुद्ध है, जो निर्बंधन लगाए गए हैं उन निर्बंधनों के विरुद्ध वायलेशन करते हुए देता है, तो उसको भारत के अंदर जो है जो न्यायपालिका है उसमें उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और भारत के संविधान और आपराधिक विधियों के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी। परंतु सदन में जो है ये आगे 194 1 2 3 4 प्रोटेक्शन है। अब आता है अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। सबसे जरूरी बात तो यही है ना, क्योंकि वेतन और भत्ते के लिए जो है जरूरी प्रोविजन है 195। अगर वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे तो फिर सदन के सदस्य लोगों की जीविका कैसे चलेगी, वह काम कैसे करेंगे। धन के अभाव में ये सब काम करना संभव नहीं है। इसलिए राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय समय पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी कि राज्य के विधानमंडल के द्वारा कि राज्य के विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्यों के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाएंगे। यही एक बड़ा अच्छा प्रोविजन है। जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं अपनी तनख्वाह डिसाइड नहीं कर सकता, अपने वेतन भत्ते नहीं बढ़ा सकता। यहाँ पर देखने को बड़ा अच्छा लग रहा है कि राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय समय पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। वेतन भत्ते के लिए कानून बना करके वेतन भत्ते निर्धारित कर सकते हैं। तो ये वेतन भत्ते उन्हें वही मिलेंगे जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए। और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते ऐसी दरों पर व ऐसी शर्तों पर जो संविधान के प्रारूप से ठीक पहले संबंधित विधान प्रक्रिया के विधानसभा सदस्यों द्वारा लागू है। मतलब जब तक के आप अपने वेतन और भत्ते माननीय सदस्य गण के वेतन और भत्ते जब तक विधानमंडल द्वारा बढ़ाए नहीं जाते हैं तब तक ये वो प्रोविजंस लागू होंगे जो संविधान लागू होने के समय उनके वेतन और भत्ते के लिए निर्धारित किए गए थे। उन प्रोविजंस के अनुसार उनको वेतन मिलेगा और उनका भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 195 समाप्त होता है।
आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। आपका शायद नेटवर्क इशू है। प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर डिस्कनेक्ट हो चुके। नहीं नहीं, है। मनमानी जी सर, अध्यक्ष जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम जी सर, उनको इनवाइट कर दीजिए। वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण सर जुड़ नहीं पा रहे। नहीं सर, ज्वाइन है, उनका वीडियो दिख रहा है। वो माइक माइक अनम्यूट हो गया है मगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो हम अध्यक्षीय वैसे टाइम प्रबोधन भी ले। हो गया है। ओके, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम प्रोफेसर साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं आज के वेबिनार के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम साहब से मैं आग्रह करता हूं कि आप आएं और अध्यक्षीय प्रबोधन जुड़े हुए समस्त साथियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद संचालक जी। सम्यक संबोध सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज का हमारे राष्ट्रीय बहुमत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्मप्रकाश भारती बहुत साहब, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बहुत साहब और माननीय संचालक जी और उपस्थित आज के वेबिनार में सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। शायद प्रोफेसर साहब रिजॉइन, हाँ रिजॉइन कर गए जी। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू सर? प्रोफेसर साहब आप अपना 195 कंप्लीट करना चाहेंगे? हेलो जी, प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा चलिए ठीक है। सम्मानित साथियों, देखिए बहुत ही सहज और सुग्राह्य भाषा में माननीय प्रोफेसर साहब ने आर्टिकल 193 और 194, 195 को आपके समक्ष बहुत विस्तार से समझाया है। और मुझे आज जो उनकी शैली थी समझाने की, मुझे याद आती है कि जब मैं अपना लॉ कर रहा था तो हमारे एक प्रोफेसर जिंदल हुआ करते थे, बड़े ही सहज भाव से वो भी हमें संविधान पढ़ाते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाते थे और ठीक इसी शैली में वो हमें पढ़ाते थे। तो मुझे मतलब बहुत आसानी से उनकी बात समझ में आती थी। तो जिस शैली में आज प्रोफेसर साहब ने संविधान के इन आर्टिकल्स को आपके सामने व्याख्या की है और विस्तार से समझाया है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें सभी की समझ में वो आ ही गया है कि जो प्रिविलेजेस हमारे पार्लियामेंटेरियंस की हैं, जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं,
उनके पास क्या क्या प्रिविलेज होती हैं, और जैसा बताया कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो एक लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो सदस्यों को, विधानमंडल के सदस्यों को संविधान के द्वारा, इस आर्टिकल के द्वारा दी गई है। लेकिन वो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो एक मर्यादा के दायरे में आर्टिकल्स ने बांधी है। क्यों? क्योंकि जो सदन के सदस्य होते हैं वो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि होते हैं। एक सदस्य लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है हमारा पार्लियामेंट, विधानमंडल। तो विधानमंडल का जो व्यवहार है वो जब सदन की कार्यवाही चलती है तो उस कार्यवाही को पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, और किसी भी सदन के द्वारा, सदस्य के द्वारा दिया गया वक्तव्य वो सदन के रिकॉर्ड पर आता है। वो एक दस्तावेज बनता है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि उनके चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा सदन में किस प्रकार उनके क्षेत्र की समस्याओं को किस प्रभावी और मर्यादा। सर माइक ओपन कर लीजिए, अपना माइक बंद हो गया। मेरा माइक तो ऑन है जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही, अभी बंद हो गया था सर। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। आ रही। तो जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र की जो जनता है, जो नागरिक हैं, वो अपने जन प्रतिनिधि के द्वारा सदन में उनके क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को उठाने के बारे में और विधायिका के समक्ष कोई ऐसा कानून बनाने के बारे में जो वक्तव्य रखा जाता है वो उस जनता को उसे जानने का अधिकार है। इसलिए वो एक अनुकरणीय व्यवहार उस सदस्य का होना चाहिए। इसलिए संविधान ने प्रत्येक सदस्य को एक मर्यादित व्यवहार करने के लिए बाध्य किया है। ये एक आर्टिकल है जो संक्षेप में है। अदरवाइज जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं और पार्लियामेंट्री जो कंडक्ट है लोगों का, उसके लिए अलग से डिटेल में बहुत विस्तार से बने हुए हैं कि प्रत्येक सदस्य क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता, और क्या जो चीज उसके लिए अलाउड नहीं है, जिसकी इजाजत नहीं है, अगर वो उसे बोलता है तो अध्यक्ष कौन सी कार्यवाही उसके खिलाफ कर सकते हैं। और लोकतंत्र की एक खूबी यह भी है कि जो पार्लियामेंट के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस मीडिया, ये चारों स्तंभ अपने आप में इनको एक स्वतंत्रता दी गई है, एक दायरा दिया गया है, दायरे में बांधा गया है इनको। मगर उस दायरे में रहकर की भी उनकी जो शक्तियां हैं वो जो प्रत्येक सदस्य है उसका जो व्यवहार है वो मर्यादित होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि जो न्यायपालिका है वो अपने दायरे में स्वतंत्र होनी चाहिए, और स्वतंत्र है। रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, कानून का राज जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो तभी कायम रहेगा कि जब न्यायपालिका बाकी 3 स्तंभों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहेगी और उसको कुछ प्रिविलेज मिली हुई हैं। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि किसी भी न्यायपालिका या न्यायाधीश के विरुद्ध कोई जन आंदोलन नहीं किया जा सकता, या कोई भी अगर उन्होंने जजमेंट पास किया है तो उसकी पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती। वो एक लीगली हो सकती है मगर वो इंडिविजुअली नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये न्यायपालिका
को भी एक स्वतंत्र क्षेत्र लोकतंत्र देता है, जिससे रूल ऑफ लॉ, कानून का राज कायम रहे। ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की। साथ में ये भी कहा गया है कि जो न्यायपालिका है वो अपने जो न्यायाधीश हैं उनके एक स्तर को बनाए रखने के लिए, और उनके जिसको कहते हैं कि उनके मोराल को हाई रखने के लिए उनको वो सुविधाएं जो समय के अनुकूल हैं, उच्च स्तर बनाए रखने के लिए वो सुविधाएं, वेतन भत्ते न्यायपालिका निर्धारित करती है, ताकि वो विधायिका के या किसी सरकार के कार्यपालिका के रहमो करम पर न रहे। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। ये बहुत अच्छे तरीके से माननीय प्रोफेसर साहब ने बताया, और मैं समझता हूं कि उसमें बहुत ज्यादा किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, और सभी सदस्य हमारे बीच में पहले से भी ये संविधान वाचन को सुनते रहे हैं, प्रोफेसर साहब की शैली से वाकिफ हैं। तो मैं आप सभी का, जो भी लोग आज के वेबिनार में जुड़े हुए हैं, और माननीय प्रोफेसर साहब का, माननीय संचालक जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे प्रदेश संयोजक दिल्ली से एडवोकेट गौतम साहब, आपका अध्यक्षीय प्रबोधन प्राप्त हुआ और इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत बारीकी जानकारी रखते हैं, तो आपका भी लाभ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को प्राप्त हो रहा है। तो पुनः आपका कीमती समय, मुझे लगता है आप सफर में भी हैं, समय दिया आपने, बहुत बहुत साधुवाद। तो हम आइए आज के इस संविधान ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समापन की ओर ले चलें। मंगल गाथा। जी, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए। जी, अगर कोई सूचना हो साथियों के लिए तो कृपया हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हमें अवगत कराएं, या फिर मंगल गाथा के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। मंगल गाथा के जी जी, चलिए आज हम सभी के लिए कोई विशेष सूचना नहीं है। जब कभी सूचनाएं होती हैं तो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष या हमारे संस्थापक अध्यक्ष हमारे बीच में आकर के संदेश प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम लोग संविधान ज्ञान चर्चा के कड़ी को आज सोमवार के एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं और मंगल गाथा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सभी को अलाउ कर दें माइक। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे हो ताड़ि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चाग्निमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी आदरणीय जनों का सादर आभार। नमो बुद्धाय।